this lecture. See, in last class what we have studied about uniform motion as well as non-uniform motion. फटाफट रिवाइज करते हैं. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था बच्चों? वेलोसिटी कांस्टेंट या जो स्पीड की वैल्यू होगी वो बेटा क्या होगी? कांस्टेंट. सेकंड पॉइंट क्या था? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. थर्ड पॉइंट क्या था कि जो भी बॉडी थी दैट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, which simply means if in 1 second the body travels 1 kilometer, in next 1 second the body will again travel, yes, your answer is right, 1 kilometers. Okay. अब नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा? नेक्स्ट वी हैव ऑब्जर्व नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिंपली मींस जब आप किसी बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं या ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ करके आगे जा रही है या कोई बस ड्राइवर जो है वो एक्सेलरेट करके बस को आगे बढ़ा रहा है, इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस. और इफ यू टेक अ ब्रेक, आप बाइक से जा रहे हैं, सडनली आपने ब्रेक अप्लाई किया, बाइक की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली रिड्यूस होगी. बाइक की वेलोसिटी रिड्यूस होगी मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो आई होप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों आप लोगों को क्लियर था? यस और नो? ऑब्वियसली यस. अब नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्लास. सी, इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन. क्या होती है बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन? यस, ऑल ऑफ अस नो v equals to u plus at, that is the first equation of motion. X equals to ut plus half at square, that is the second equation of motion. And the third equation of motion is v square equals to u square plus 2ax. If I write down, then first equation is v equals to u plus at. Okay, it's not working. Just the first equation is v equals to u plus at. See here. The first equation is v equals to u plus at. What is the second equation? X equals to ut plus half at square. And the third equation is v square equals to u square plus 2ax. लेकिन बच्चों आपको पता है ये इक्वेशंस आती कहां है? और क्या इन सारी इक्वेशंस को हम सारी प्रॉब्लम से अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज स्ट्रिक्टली नो. इन इक्वेशंस को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते. तो ऐसा कौन सा केस है जिनमें ये इक्वेशंस आपकी फेल हो जाती हैं? वो केस ये है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा आपकी कांस्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट सिंपली मींस नंबर्स. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कोई भी एक्सेलरेशन की वैल्यू एक नंबर है, तभी हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं. अगर एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल हो गया तो ये इक्वेशंस आपकी अप्लाई नहीं होती. सो व्हाट हैपेंस इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल? अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है या नॉट या कांस्टेंट है, मींस दो पर्टिकुलर इक्वेशंस बेटा आपकी ऐसी होती है जो आप हर जगह हर एक मोशन में यूज कर सकते हैं, वेदर मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. एंड व्हाट आर दोस टू इक्वेशंस? क्या आपको पता है? आंसर इज यस. आपको पता है वो दो इक्वेशंस क्या है? फटाफट याद करो. क्या बताया था मैंने तुम्हें बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या फॉर्मूला आ गया था वी इंस्टेंटेनियस का? ये वैल्यू आ गई थी आपकी dx by dt. फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बताया था मैंने? a इक्वल्स टू dv by dt. तो हमेशा याद रखना अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो उन केसेस में हम इन दो इक्वेशंस का यूज करते हैं टू सॉल्व एनी XYZ प्रॉब्लम. अब देखो, अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन तो बेटा हमें पता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि इनका प्रूफ क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर बेटा तुम लोग को प्रूफ चाहिए तो मुझे इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा, और अगर बिना प्रूफ के आप पढ़ना चाहते हैं तो सीधे हम इन इक्वेशंस को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम ऑब्जर्व कर लेंगे. तो आप यहां पे देखें बेसिकली क्या है
कि इन इक्वेशंस का प्रूफ अगर तुम लोग को पढ़ना है, देन वी हैव टू गो थ्रू इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैथ्स का आपका टॉपिक होता है जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, बट इट्स एप्लीकेशन इज गिवन इन 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी what is the meaning of integration. But before starting integration, let me tell you, it's quite opposite to differentiation. हमेशा ध्यान दें, इंटीग्रेशन की डिटेल में हम नहीं जा रहे। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन में जो चीजें इंपॉर्टेंट है केवल हम उन्हीं की स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी इंटीग्रेशन। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या है? सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? इंटीग्रेशन का सिंबल ध्यान दें, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहां पे ध्यान दो, यहां पे हम लिखते हैं x1, यहां पे हम लिखते हैं x2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बेटा समझते हैं। एफ एक्स, सबसे पहले देखो, ये जो है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ओके, जैसे तुमने लाइन लगाई, इमीडिएटली यू शुड नो दैट यू हैव टू डू इंटीग्रेशन। नाउ एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स बेटा आपका कोई भी एक्स वाई जेड फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, e टू द पावर x हो सकता है, log x हो सकता है। मतलब इट कैन बी एनी एक्स वाई जेड मैथमेटिकल फंक्शन। x1, ट्राई टू अंडरस्टैंड, x1 का मतलब क्या हुआ? इसको हम कहते हैं इनिशियल लिमिट। ओके, इनिशियल लिमिट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? लोअर लिमिट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? इनिशियल वैल्यू। किस चीज की इनिशियल वैल्यू? जहां से फंक्शन आपका शुरू होता है। क्योंकि अगर कोई एक्स वाई जेड फंक्शन हम लेते हैं, सपोज हियर वी हैव अ फंक्शन, कोई भी एक्स वाई जेड का, है ना, और ये बच्चों हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। इसका जो स्टार्टिंग एक्स है वो है x1, ये है हमारा फाइनल पॉइंट। इसका जो फाइनल एक्स है उसको हमने मान लिया x, और इसको हमने कर लिया एफ एक्स। कर्व, इस कर्व का नाम क्या है? एफ एक्स। मैंने पहले ही बताया, ये साइन एक्स भी हो सकता है, ये कॉस एक्स भी हो सकता है, ये e टू द पावर एक्स भी हो सकता है, ये कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू हो सकती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a से लेकर के b तक के जितने भी पॉइंट्स हैं इनको सिंपली हम ऐड करते हैं, और इसी की वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू इक्वल होती है जो ये ए बी कर्व है हमारा, ए बी का एक्स एक्सिस के साथ ये जो पूरा का पूरा हमारा एरिया है, अगर मैं इसको मानूं c और इसको मानूं d, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इनिशियल लिमिट या लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व। कौन से कर्व बच्चों अपना हो गया? ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहां तक क्लियर? अब अगर हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन बच्चों डिराइव करनी है, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हम परफॉर्म कैसे करते हैं। डोंट वरी, डोंट बॉदर, इंटीग्रेशन इज क्वाइट इजी। कैसे करेंगे? फटाफट फोकस करो। देखो 2 मिनट के अंदर तुम लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहां पे देखो, सपोज करो अगर सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले देख लेते हैं इंटीग्रेशन के। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अगर इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया तो इससे कोई फर्क पड़ता है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को हमें अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने के लिए डी बाई डी टी याद करो। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल्स टू एन टी टू द पावर एन माइनस 1, या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन दैट वाज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इन द सेम वे इंटीग्रेशन इज क्वाइट ऑपोजिट। तो हम यहां पे बच्चों क्या करेंगे? ध्यान दो, डी बाई डी एक्स दैट वाज फॉर डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एन, दिस वाज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। क्या था सिंपली बच्चों? ये मैथमेटिकल प्रोसेस। इन द सेम वे अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो है x टू द पावर n इंटू डी एक्स,
This will be equals to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. क्लियर? इसके साथ ही हम एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं. कांस्टेंट की थ्योरी क्या होती है वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहां पे हम कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे. फिलहाल आप यहां पे ध्यान दें, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे हमें करना है. मैंने पहले ही बताया केवल इंटीग्रेशन के उसी पोर्शन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं जो बच्चों फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हमें परफॉर्म कैसे करना. सपोज वी हैव अ क्वेश्चन लाइक इंटीग्रेट द फॉलोइंग्स. वी हैव अ क्वेश्चन इंटीग्रेट द फॉलोइंग्स. ओके, यहां पर ध्यान दो. फर्स्ट फंक्शन हमारा हो गया x टू द पावर 4 एंड सेकेंड फंक्शन इज x टू द पावर 1/3. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन करना सीखेंगे. वंस वी नो हाउ टू डू इंटीग्रेशन, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई लिमिट्स. ओके, सो सी हियर, मैं इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूं. x टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम इसका सिंबल लिखेंगे x टू द पावर 4 इंटू dx. ये जो पर्टिकुलर सिंबल आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें x टू द पावर 4 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दो. सिंपली इस फॉर्मूले को देखो, यहां पे x की पावर कितनी है, n. यहां पे क्या है, x टू द पावर 4. सो अगर दोनों को कंपेयर करें, द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 4. क्लियर? तो जो अपना आंसर बनेगा, व्हाट इट विल बी, x टू द पावर 4 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, that comes out to be x to the power 5 divided by 5. Clear? Okay. In the same way, if I want to solve second part, I will write down first integration of x to the power 1/3 into dx. Now do the comparison. Here n, here 1/3. So the value of n is equals to 1/3. So I will write down x to the power 1/3 plus 1 whole divided by 1/3 plus 1. So it comes out to be x to the power 4/3 whole divided by 4/3. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 3/4 एंड द फाइनल आंसर इज x to the power 4/3. क्लियर? आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है. अब इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं लिमिट्स का बच्चों मतलब क्या है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, हाउ टू अंडरस्टैंड लिमिट्स. सबसे पहले ध्यान दो, अगर बच्चों मैं एक फंक्शन लिखता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, एंड हियर आई राइट डाउन x स्क्वायर इंटू dx. तो पहले क्या करना है, लिमिट्स देख करके हमें पैनिक नहीं होगा. लिमिट्स का एप्लीकेशन बस फटाफट अभी 2 मिनट में तुम्हें समझ में आएगा. ध्यान दो बोर्ड पे. फर्स्ट हमें क्या करना है, जनरल वे में जैसे तुम इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन फॉलो करना है, और लिमिट्स को हमें लास्ट में अप्लाई करना है. कैसे अप्लाई करना है बताता हूं मैं फटाफट. चलो बच्चों, यहां पे हो गया x स्क्वायर इंटू dx. फॉर्मूले के साथ मैंने कंपेयर किया, इमीडिएटली आई नो कि n की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2. सो व्हाट विल बी आवर आंसर, x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. सो इट विल बी x टू द पावर 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. यहां तक कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं. अब नेक्स्ट देखो, यहां पर बच्चों हम अप्लाई करेंगे एक ब्रैकेट, एंड द लिमिट्स विल बी, हियर विल हैव 3 एंड हियर विल हैव 2. 3 को हम कहते हैं अपर लिमिट, 2 को हम कहते हैं लोअर लिमिट. अब यहां पे देखें, और एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आएगा, इसके ऊपर हमें ब्रैकेट अप्लाई नहीं करना है. अब देखो ये फटाफट कैसे सॉल्व होता है. 1/3 x क्यूब in bracket upper limit 3 and lower limit 2. Now try to understand. यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी पार्ट है. This value is 1/3. क्या करना है बच्चों, हम वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं. पहले किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट से, बाद में किससे रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट से. बट
between upper limit and lower limit we have to apply a minus sign. यहां पे देखें x वेरिएबल है बेटा, 3 तो कांस्टेंट है, ऑल ऑफ अस नो x बेटा क्या है वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे x को वेरिएबल 3 से रिप्लेस, तो x की जगह अगर मैं 3 करता हूं सो इट विल बी 3 का क्यूब, क्लियर, एनी डाउट। फिर x को मैं रिप्लेस करूंगा 2 से, इट विल बी 2 का क्यूब, so it comes out to be 1 by 3, this value will be 27 minus 8 and this will be 19 divided by 3, that is our final answer. क्लियर हो गया बच्चों लिमिट का एप्लीकेशन। रिमेंबर मैंने पहले ही कहा अगर हमें डेरिवेशन देखना है then we must know something about integration and integration is quite easy। इस कोई बात मैं तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा एंड रिमेंबर व्हाट यू आर सपोज टू डू, सॉल्व ऑल दोस इंटीग्रेशन एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स whether you are able to solve it or not. So promise me you will solve it. If you face any doubt, you will let me know in comment box whether you are able to solve it or not. Now थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर ही, सो दैट ये तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सपोज करो अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x के टर्म में ही रखते हैं, x क्यूब लिमिट 1 to 2 into dx। नाउ वंस अगेन इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, x to the power n into dx, this is equals to x to the power n plus 1 divided by n plus 1। So it comes out to be, see here, integration of 1 to 2 x cube into dx, this value will be equals to, कंपेयर करो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3, तो दिस विल बी x to the power 3 plus 1 होल डिवाइडेड बाय 3 plus 1। क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, कांस्टेंट के ऊपर ब्रैकेट अप्लाई नहीं करना, सो यहां पे हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे एंड दिस वैल्यू इज 2 एंड दिस वैल्यू इज 1, it comes out to be x to the power 4 divided by 4, here we have 2, here we have 1, so it comes out to be 1 by 4, 2 to the power 4 minus 1 to the power 4, and this answer is 15 by 4, this is our final value। So I hope कि x to the power n का इंटीग्रेशन कैसे करना है that is understood by you। नेक्स्ट, क्या केवल एक ही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का x to the power n? आंसर इज नो, there are so many formulas। For example, x to the power integration of x to the power n, x to the power n plus 1 divided by n plus 1, integration of sin x that is minus cos x, integration of cos x that is plus sin x, integration of e to the power x that is e to the power x, integration of log x that is equals to 1 by x। but यहां पे मैं तुम लोग को वो सारे फॉर्मूले नहीं बता रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू गेट यू कंफ्यूज, इसलिए मैं केवल उन्हीं सेक्शंस के ऊपर फोकस कर रहा हूं जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मेरे इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर इंटीग्रेशन इज अ ह्यूज टॉपिक दैट यू विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। अगर यहां तक तुम्हें आता है आई विल टेल यू दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। ओके, तो अब बच्चों यहां पर देखते हैं हम कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम डिराइव कैसे करेंगे। और हमेशा ध्यान दें, अगर बेटा डेरिवेशन समझ में नहीं आता दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन के ऊपर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। रिमेंबर द 3 फॉर्मूलाज, और अगर तुम्हें वो फॉर्मूले याद हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं। ओके, सो सी हियर, सपोज करो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपकी आती है v इक्वल्स टू u प्लस a। कैसे सॉल्व करेंगे? सी हियर, वंस अगेन लेट्स टेक हेल्प ऑफ मिस्टर ए। याद है तुम लोग को? आई होप याद ही होगा। ये हो गया बेटा अपने मिस्टर ए, और ये मोशन की शुरुआत कर रहे हैं। कैसे शुरू कर रहे हैं? इनिशियल टाइम हम हमेशा मान के चलते हैं t इक्वल्स टू 0। व्हेनेवर मोशन स्टार्ट्स
you consider initial time at t equals to 0. Okay. So at t equals to 0, the motion starts and the initial velocity of the person is u meter per second. Acceleration, let us consider a, and remember this acceleration is constant. Constant means in terms of number, just like 2, 4, 5, 6. So after time t, see here, if Mr. A is moving with initial velocity u and he has acceleration a, what does it mean? If acceleration is there, more specifically positive acceleration is there, तो पार्टिकल की वेलोसिटी या मिस्टर ए की वेलोसिटी बच्चों टाइम के साथ कंटिन्यूअसली क्या होगी? इंक्रीज होगी. एंड आफ्टर सम टाइम लेट अस टेक अ जनरल टाइम टी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, लेट अस अज्यूम दैट कम्स आउट टू बी v. तो मिस्टर ए की जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, और ये जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है उस डिस्टेंस की वैल्यू मैं मान लेता हूं x. से ध्यान दें, हमें डिराइव करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस a. कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? लुक एट द बोर्ड. विल यूज a इक्वल्स टू dv बाई dt. बताया था मैंने, दो यूनिवर्सल इक्वेशन है. फर्स्ट वन v इक्वल्स टू dx बाई dt एंड a इक्वल्स टू dv बाई dt. इसका मतलब क्या हुआ? मैं पहले ही बता चुका हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. रिकॉल दैट लेक्चर. I told you instantaneous acceleration value is equals to dv by dt. So from here, see what I will do. I will write down dv equals to a into dt. Cross multiplication beta और कुछ भी नहीं. And after this, what I will do? I will put integration sign. dv equals to a into integration of dt. a को बच्चों मैंने इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकाल लिया? क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट को हम उससे बाहर कर लेते हैं. अब यहां पे देखो, इसको क्या बताया था मैंने? इनिशियल वैल्यू ऑफ लिमिट, और इसको क्या बताया था? फाइनल वैल्यू. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे बच्चों अगर तुम लिखते हो dv, इसका मतलब यहां पे हमें वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू रखनी है और यहां पे हमें वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू. यहां पे है आपका dt. सो इट मीन्स कि यहां पे टाइम की हमें इनिशियल वैल्यू रखनी है और यहां पे टाइम की कैसी वैल्यू रखनी है? फाइनल वैल्यू. सो व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज u, इनिशियल लिमिट इज u. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी इज v. सो आई एम राइटिंग डाउन हियर v. dt, what was initial time? The motion has been started at t equals to 0, and what is the final time? That is t. So I will write down. See up to here. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तुम्हारा क्या आएगा? सर आपने तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन बताया था, यहां तो dv है, तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है. देख लो, जैसे x टू द पावर n इंटू dx, ये तुम्हारा बनता है x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1. इन द सेम वे v टू द पावर n इंटू dv, ये क्या बनेगा तुम्हारा? v टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1. क्लियर? Now your next question will be, sir, यहां पे तो केवल dv है, लेकिन फॉर्मूले में तो अपना v भी है, that is missing. तो बच्चों v यहां पे प्रेजेंट है, बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. सी हियर, क्या इसे अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पहली चीज जो नेसेसरी है कि मुझे यहां पे किसकी वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए? v की. सो व्हाट आई विल राइट डाउन? आई कैन राइट डाउन द सेम एक्सप्रेशन एज v टू द पावर 0 इंटू dv. इनिशियल लिमिट u, फाइनल लिमिट इज. कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि v टू द पावर 0 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 1 इंटू dv इज स्टिल dv. नेक्स्ट, इन द सेम वे हियर आई विल राइट डाउन t टू द पावर 0 इंटू dt. इनिशियल टाइम इज 0, फाइनल टाइम इज t. क्लियर बच्चों? अब आगे देखो क्या फॉर्मूला यहां पे बनेगा? v टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1. So it will be v to the power 0 plus 1 divided by 0 plus 1, and the limits will be final velocity v, initial velocity. Clear? Next, this will be t to the power 0 plus 1 whole divided by 0 plus 1, and the limits will be, this value is t and this value is 0. So see here, this comes out to be v. लिमिट क्या बन जाएगी बच्चों? ये हो गया v, ये हो गया u, यहां पे हो गया t, दिस इज t एंड दिस इज 0. क्लियर?
फिर मैंने क्या बताया था, जो भी वेरिएबल है, व्हाट इज अवर वेरिएबल हियर, दैट इज v। इस v को एक बार हम अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, सेम v को फिर हम लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे। सो सी द इक्वेशन, दिस v इज रिप्लेस्ड बाय v, सो इट इज v। अब v को u से रिप्लेस करने से पहले माइनस साइन लगाएंगे, v की जगह हमने लगा दिया u इक्वल्स टू a is missing, let's write down a, so I will write down a into, पहले t को t से रिप्लेस करें, दिस इज t को 0 से रिप्लेस करें, माइनस 0, so our final expression comes out to be v equals to u plus at, and this is the derivation of our first equation of motion। कॉपी अप टू हियर। फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। रिमेंबर गाइस, इंटीग्रेशन इज टोटली न्यू फॉर यू, so it's obvious that you will have so many problems, so many difficulties in integration, but remember integration is necessary, क्योंकि इंटीग्रेशन 12 का टॉपिक है और इसका एप्लीकेशन 11 के फर्स्ट टॉपिक में है। दैट्स वाई आज मैं इंटीग्रेशन को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो कॉपी अप टू हियर, सी द डेरिवेशन, try to understand the derivation, and if you have any doubt, as I already told you, write down in comment box whether you are able to understand it or not। Copy up to here। ओके बच्चों, तो आई होप फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन तुम लोग को समझ में आ गया। नाउ सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन तुम लोग को खुद से सॉल्व करना है और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है वेदर यू आर एबल टू गेट इट और नॉट। हिंट क्या होगी फॉर सेकेंड इक्वेशन? जो एक्सप्रेशन तुम्हें यूज करना है वो है v इक्वल्स टू dx बाई dt और dx इक्वल्स टू v इंटू dt। बट बच्चों एक चीज ध्यान रखो, लास्ट टाइम एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, हमने उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया था। क्या इस बार v को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज v का एक्सप्रेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। जैसे जैसे आपकी t की वैल्यू चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है विच सिंपली मीन्स कि v इज नॉट यूनिफॉर्म, और अगर v यूनिफॉर्म नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर केस we cannot take v outside of integration. So what I will write down, final value dx, substitute the value of v, that is equals to u plus at into dt। इंटीग्रेशन का साइन रखो, dt को मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u into dt, this will be u dt plus at into dt। Substitute the limits, initial displacement 0, final displacement x। यहां पे तुमने dt लिखा है, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम। नाउ इट्स योर जॉब टू सी whether you are able to solve this equation or not, and let me know in next class or in comment box that you got the right equation or not। The right equation is, all of us know, x equals to ut plus half at square। चले भाई, तो बच्चों हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन कवर अप की, उसका डेरिवेशन कवर अप किया। इन द सेम वे वी हैव कवर्ड सेकंड इक्वेशन एज वेल एज इट्स डेरिवेशन। हाउ टू गेट द थर्ड वन? थर्ड इक्वेशन को बेटा हम कैसे निकाल सकते हैं? हमेशा ध्यान दो, थर्ड इक्वेशन खुद में कोई नई इक्वेशन नहीं है। जब भी हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, कौन कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, एंड सेकेंड इक्वेशन x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर फर्स्ट इक्वेशन से मैं t की वैल्यू निकाल के सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दूं, देन आई विल गेट द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। सो कंबाइन फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, replace t, and you will get the third equation v square equals to u square plus 2ax। So that was all about the derivation of equations of motion। Okay, now tough section is over। अब
हम बेटा इनकी प्रैक्टिस करेंगे. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन इक्वेशंस ऑफ मोशन. चलो सबसे पहले क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. ओके, फर्स्ट थोड़ा इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द क्वेश्चन इज, राइट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो. द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन of 2 meter per second square is 10 meter per second. Its velocity after an interval of 4 seconds is. How to solve this problem? Remember the first lecture, what I told you. To solve any XYZ problem, you are supposed to follow only 3 basic steps. What is step number 1? Step number 1, if you are able to draw a diagram. What is your step number 2? Your step number 2 is write down all the variables. What is your step number 3? Your step number 3 is write down the formula and try to solve the question. So see here how to solve this one. The information we have been provided. Okay, just a minute. The information we have been provided is the velocity of a body. सबसे पहले यहां पे बच्चों ध्यान दो, moving with a uniform acceleration 2 meter per second square is 10 meter per second. Okay, acceleration 2 meter per second square. अब next variable बच्चों कैसे आइडेंटिफाई करना है? The velocity of a body moving with a uniform acceleration 2 meter per second square is 10 meter per second. Means ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जब मोशन आपका जस्ट शुरू हुआ है. और अपने को पता है when motion just starts, the velocity is considered as, अरे जल्दी बोलो, initial velocity. So in the nutshell, he wants to tell us that acceleration is 2 meter per second square and initial velocity is 10 meter per second. Clear? Now its velocity after an interval of 4 seconds. So t equals to 4 seconds. Remember, it doesn't matter whether you are able to understand the problem or not. अगर एक बार पढ़ करके तुम्हें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, डोंट वरी. अगर प्रॉब्लम नहीं भी समझ में आई तब भी क्वेश्चन सॉल्व होता है. कैसे सॉल्व होता है देखो फटाफट कैसे बताता हूं मैं. अगर बेटा क्वेश्चन विजुलाइज नहीं हो पाया, जो कि कई बार होता है, तो हमें क्या करना है? टू सॉल्व द क्वेश्चन, फर्स्ट राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. So what I am trying to do, I have written all the data which is given into the question. So acceleration 2 meter per second square, initial velocity 10 meter per second, time is 4, and we have been asked to find out velocity, means we are supposed to calculate v. अब बेटा ध्यान दो, u, v, a और t कौन सी इक्वेशन में आते हैं? यस, यू आर राइट, इनटू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. एंड व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल्स टू u प्लस at. क्लियर? सो वी विल अप्लाई v इक्वल्स टू u प्लस at. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. u is 10, a is 2, and time is 4. So what is our final answer? 10 plus 8, that is equals to 18 meter per second. क्लियर बेटा? सिंपल. सो पहले क्वेश्चन के अच्छे से स्टडी करें. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, वेल एंड गुड. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, स्टिल वेल एंड गुड. In both the cases, write down the information which is given into the question and then try to find out which equations we are supposed to apply. Okay. So I hope this question is clear. अब बेटा एक काम करते हैं, इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल में जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समझे इस बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड. ठीक है जी. एंड अ डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 seconds. देन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. राइट डाउन द क्वेश्चन एज आई एम स्पीकिंग. लेट मी speak once again. A particle starting from rest
travels a distance x in first 2 seconds. Clear बच्चों? And the distance y in next 2 seconds. So let me write down the data. क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो भी क्वेश्चन है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है? फर्स्ट फेज में कह रहा है पार्टिकल चलता है एक्स लेंथ, सेकेंड फेज में कह रहा है पार्टिकल चलता है वाई लेंथ। मतलब बच्चों क्या हो गया कि हमें दो फेजेस ड्रॉ करने हैं। तो स्टेप नंबर 1, दैट इज द गोल्डन रूल, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम। अब डायग्राम ड्रॉ करने को मैं क्यों कह रहा हूं? आई होप बेटा ये सबको पता होगा कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल मीन्स इट कैन रिमेंबर इमेज बट इट कांट रिमेंबर डेटा। कैसे बोल रहा हूं? चलो 2 मिनट बता देता हूं। बेटा याद करो, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते होंगे जिनको जब तुम देखते हो तो तुम्हें लगता नहीं यार इस बंदे को कहीं तो देखा है मैंने, लेकिन इसका नाम नहीं याद आ रहा। एंड द सेम थिंग्स हैपन इन द एग्जाम्स आल्सो। यार ये क्वेश्चन मैंने देखा था ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, हाँ यार उस टॉपिक पे उस पर्टिकुलर पेज में क्वेश्चन था, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो मुझे याद नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज पिक्टोरियल, दिस पर्टिकुलर ब्रेन कैन रिमेंबर द डायग्राम वेल. So always try to draw the diagram. Let me draw the diagram. Look at the board and try to understand. The question proceeds like this. A particle starting from rest, point to be noted. Rest मतलब initial velocity कितनी होगी? 0. So rest means initial velocity is 0. Okay. A particle starting from rest travels a distance x in first 2 सेकेंड। मतलब ये हो गया बेटा, हमने मान लिया पार्टिकल क्यों लेते हैं, मिस्टर ए लेकर के चलते हैं, हमारे पास इतने अच्छे भाई बंधु लोग हैं, तो मिस्टर ए मोशन इन्होंने शुरू कर दिया और ये इस तरीके से चल रहे हैं कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट ए और ये हो गया बी। जब वो ए से बी तक बच्चों जा रहे हैं तो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और क्या कह रहा है ये, एंड ट्रेवल्स x लेंथ इन 2 सेकेंड। मीन्स a से b तक की लेंथ बच्चों हमने ले ली x और a से b तक का जो टाइम हमने एज्यूम किया है वो है 2 सेकेंड। क्लियर? जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाओ, डेटा लिखो। 99% क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व। नेक्स्ट, एंड अ डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। सी हियर, इन नेक्स्ट 2 सेकेंड मीन्स फ्रॉम b टू c द टाइम consumed by Mr. A is 2 seconds. In next 2 seconds, it travels a distance y. ध्यान से देखते जाएं और समझते जाएं. And now what is the question? Actually, they have given 4 parts, and the parts are: A part y is equals to x, B part y is equals to 2x, and C part y is equals to 3x. And the D part is y is equals to 4x. What we are supposed to do? We are supposed to find out the relationship between x and y. कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? मैंने पहले ही कहा क्वेश्चन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एनालाइज द डेटा। चलो भाई डेटा एनालाइज करते हैं। एक चीज समझ में आ गई, पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ए से लेकर के बी तक एनालाइज करता हूं। क्या है डेटा? पहली चीज यू है 0, दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट है x, तीसरी चीज टाइम की वैल्यू दी गई है 2 सेकेंड्स। क्लियर बच्चों? यहां पर देखो। एंड सेकेंड थिंग, रिमेंबर आई टोल्ड यू यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सी हियर, नेक्स्ट गेस हमें कैसे करना है? In first 2 seconds, it travels a distance x. In next 2 seconds, it travels a distance y. Now tell me, फटाफट बताओ, ये मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Why? Because the particle in same time interval is covering different lengths. In first 2 seconds, x length, in next 2 seconds, y length, which means motion is non-uniform, and if motion is non-uniform, acceleration must be there. So let us assume from A to B, acceleration is A, and from B to C, acceleration is also A. Clear? So the acceleration, let us assume that is A.
Now, x, u, a and t, which equation? Yes, you are right. Second equation of motion, that is equals to x is equals to ut plus half at square. Clear? Next thing, substitute the value x equals to ut. U is 0, so first equation is 0 plus 1 by 2 a is unknown, a into t square, that comes out to be 4. So x is equals to twice a. Clear? See whether I got the solution. I don't know. मैं क्या कर रहा हूं? I am simply following the data. Okay. So first thing, x equals to 2a. Now, next what we are supposed to do? We will analyze the motion from B to C. तो चलो बच्चों एक काम करते हैं फटाफट, मोशन को एनालाइज करते हैं B से C तक. लेकिन अब यहां पे देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं. एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना. अगर मैं B से C तक देखता हूं, तो B से C तक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी गई है y. What about time? Time is equals to 2 seconds. What about acceleration? Acceleration is a. Okay. So displacement, time and acceleration. Can we apply x equals to ut plus half at square? Suppose, चलो बच्चों, अगर तुमने सोचा कि अपने को अप्लाई करना चाहिए x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्या करूंगा बेटा मैं? x की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रख दूंगा? y. यस यू आर राइट. बट व्हाट अबाउट इनिशियल वेलोसिटी? अब यहां पे क्वेश्चन फंस गया. हाउ टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी? बिकॉज कैन वी सब्स्टिट्यूट इनिशियल वेलोसिटी 0? आंसर इज नो. Because from A to B at this specific point only, initial velocity is 0. But if you talk about the motion from B to C, at B point, the particle will have some specific velocity which we don't know. Then what we are supposed to do? फिर बेटा हमें करना पड़ेगा एक काम. क्या काम करना पड़ेगा? What we are supposed to do? See here, from A to B, B पॉइंट पे A to B के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है, B से C तक के लिए वही क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. A से B के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है एट B पॉइंट, फ्रॉम B टू C, फॉर दिस मोशन, दिस पॉइंट इज इनिशियल वेलोसिटी. सो आइदर A टू B को मैं एनालाइज करूं, B पॉइंट पर मैं पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी निकालूं और उसको यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करूं. लेकिन बच्चों मैं ये कहता हूं कि यार इतना कॉम्प्लिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हियर कम्स द ट्रिक. और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक बच्चों ये है कि मैं मोशन को B से C तक एनालाइज नहीं करूंगा. व्हाई आई विल नॉट एनालाइज? मेरी मर्जी नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट माई विल, बिकॉज वी हैव अ शॉर्टकट. एंड व्हाट इज द शॉर्टकट? Instead of analyzing the motion from B to C, I will analyze the same motion from A to C. Which means कि मोशन को बच्चों मैं एनालाइज करूंगा A से C तक, और अगर इस मोशन को मैं A से C तक देखता हूं, मुझे क्या मिलता है? A पॉइंट पे जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0. क्लियर? एट पॉइंट A my initial velocity is 0. If I observe from A to C, here we have displacement x, here we have displacement y, so my total displacement small x equals to capital X plus y. Agreed? Any doubt? No? Very good. Next, from A to C, what is the value of acceleration? A. From A to C, what is the value of time? 2 seconds here, 2 seconds here, so total time t equals to 4 seconds. Now here is the trick. क्या अब हमें यहां पे इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो. दिस इज द ट्रिक विच यू शुड अप्लाई इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और ऐसी एक नहीं, ऐसी हजारों ट्रिक्स बताने वाला हूं मैं. और इनफैक्ट बेटा ये ट्रिक भी नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली तुम लोग को समझ में आता जाएगा कि क्वेश्चंस को हमें कैसे फॉलो अप लेना है. हमेशा याद रखना, ऑल ऑफ यू नोज द फॉर्मूला. सेम फॉर्मूले सारे बच्चों को पता होते हैं, बट सम स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व द कंप्लीट पेपर एंड फ्यू ऑफ देम आर नॉट एबल टू सॉल्व द कंप्लीट पेपर. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ऑल अबाउट देयर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन.
अगर आप शॉर्टकट में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे, बट इफ यू डोंट हैव दैट टाइप ऑफ कैपेबिलिटी तो 100% पेपर तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा। और यही मैं तुम लोग को लेक्चर में बताने वाला हूं कि क्वेश्चंस को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें। सो कम बैक टू द पॉइंट, लेट्स see the variables x, u, a and t. Which equation फटाफट बताओ? Second equation of motion. And what is second equation of motion? x equals to ut plus half at square. चलो भाई साहब अप्लाई करते हैं। x equals to ut plus हो गया मेरा half at square। चलो बच्चों वैल्यू लिखो। x की वैल्यू कैपिटल X plus y, u comes out to be 0, so this is 0 plus 1/2 a हो गया, and t square, t is 4 which means 4 का square. So from here x plus y equals to 16, 8a. क्या एक्सप्रेशन आ गया बच्चों अपना? x plus y equals to 8a। और अपने को पता है 2a, हमें रिलेशन किसके बीच में फाइंड आउट करनी है? x and y, and we already know 2a equals to x, so a is equals to x by 2. Substitute this value up to here. What is the expression? X plus y equals to 8, and a की जगह हम रखेंगे x by 2. 2 and 8 gets cancelled, so x plus y equals to 4x, and from here we get y equals to 3x. See, कितने सिंपल वे में एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। Find a relation y equals to 3x. So which option is right? Yes, C part is the right one. So I hope you got the formula, you got the answer, and you are able to understand the problem. Copy it so that we can proceed to next problem. Okay. Let me provide you one question for your home assignment. I will explain the problem over here and you are supposed to solve it at your home. And no need to tell. Let me remind you once again, जो भी home assignment मैं तुम लोग को दे रहा हूं, you are supposed to solve it by yourself, and in next class or in comment box, all of you will let me know whether you are able to solve it or not. कॉपी करो यहां तक, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Okay. That's it. See here, I think this problem also appeared in some competitive exam. I don't recall the exact year. A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds starting from rest. It travels a distance s1 in first 10 seconds and a distance s2 in next 10 seconds. Then find out which of the following options are right. Okay, beta, what we are supposed to do? First, we are supposed to draw the diagram. Yes, first draw the diagram. Okay. A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds, which means throughout the motion, acceleration is constant. So acceleration is constant and total time is given as 20 seconds. Okay. After starting from rest, what does it mean? कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट से शुरू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या कंसीडर करनी है? यस, यू आर राइट, इनिशियल वेलोसिटी व्हिच वी विल कंसीडर विल बी 0. चलो नेक्स्ट देखते हैं. इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड, यहां पर ध्यान देते जाओ. ओके, वंस अगेन दो तरह के मोशन की बात कर रहा है ये, या एक सिंपल मोशन को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. सो विल ड्रॉ द डायग्राम टू सेपरेट मोशन इन टू कैटेगरीज, फर्स्ट फ्रॉम A to B and second from B to C. Now see, it travels a distance s1 in first 10 seconds. Let us assume from A to B the distance is s1 and time t is equals to 10 seconds, and the distance s2 in next 10 seconds. From B to C, the distance is s2 and the time t is given is also 10 seconds. Then find out the correct relationship. Exactly similar question. You will solve it, and whether you got the answer or not, you will let me know in comment box. Okay? So 4 options which I will provide you. That is, first one is s1 is equals to s2. Second one,
S1 equals to S2 by 3. Third one, that is C part, S1 is equals to S2 by 2. And the last part, that is S1 equals to S2 by 4. Copy up to here, solve it, and let me know in next class. Okay. Copy up to here, solve दो बच्चों फटाफट. So, आज की क्लास में बच्चों हमने क्या देख लिया? We have introduced equations of motion. उनको हमें डिराइव कैसे करना है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, और इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला भी हमने ऑब्जर्व कर लिया. कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, एज वेल एज वी गॉट one question as our home assignment, which you will tell me in comment box. So, I hope that was all for today. In next lecture, we'll start with negative acceleration or retardation. So stay tuned, follow the lecture, and whatever happens, we'll see that in next class. So, that's all for today. See you tomorrow. Tata, bye bye.